हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th आईएससी कॉमर्स 2024-25 चैप्टर नंबर 7 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपका मैंने पिछले 6 वीडियोस में आपके पिछले 6 चैप्टर्स कवर किए हैं। आप उनको रिवीजन के लिए देख सकते हैं। तो आज मैं इस चैप्टर को कवर कर रहा हूं। अगले मेरे वीडियोस में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। जब हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो हम उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मैं एक वन शॉट वीडियो भी डालूंगा जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। ये आप लोगों के एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो जब हम फंक्शंस की बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जब हम बात करते हैं डिफरेंट फंक्शंस की, तो इसमें अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग व्यू हैं। जैसे मान लीजिए लूथर गलिक जो हैं, उन्होंने कहा है पॉड्सकॉप। क्या बोला है? पॉड्सकॉप। तो जो पॉड्सकॉप है उसके अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे पॉड्सकॉप में उन्होंने बोला है पी मतलब प्लानिंग, ओ मीन्स ऑर्गेनाइजिंग, डी मीन्स आपका डायरेक्टिंग एंड आपका एस मीन्स स्टाफिंग, सीओ मीन्स कोऑर्डिनेशन, coordinating means, and R means reporting, and B for budgeting. So that is what called full form of PODSCOP. This is as per Luther Galick. एक बार रिपीट कर देता हूं। P मतलब प्लानिंग, O मीन्स ऑर्गेनाइजिंग, D मीन्स डायरेक्टिंग, S मीन्स स्टाफिंग, CO मीन्स कोऑर्डिनेटिंग एंड R मीन्स रिपोर्टिंग एंड B मीन्स बजटिंग। अब हम बात करते हैं एज पर हेरोल्ड कुंट्ज। एज पर हेरोल्ड कुंट्ज इसके 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो वी विल डिस्कस ऑल द फंक्शंस एज पर हेरोल्ड कुंट्ज। जो ज्यादा पॉपुलर है दैट इज एज पर हेरोल्ड कुंट्ज 5 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला वाला है प्लानिंग। तो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। इट ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ठीक है, दिस इज मीनिंग ऑफ प्लानिंग, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स। अब फीचर्स क्या है? इट इज मेंटल एक्सरसाइज, इट इज कंटिन्यूस है, इट इज मेंटल एक्सरसाइज, इट इज हम कह सकते हैं फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा हम बात करते हैं इट इज रिलेटेड टू चॉइस। हमें इसमें चॉइस करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है। इट इज ऑल परवेसिव, चाहे बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, बिजनेस मेकिंग, नॉन बिजनेस मेकिंग, वी हैव टू मेक ए चॉइस। वहां पे हमें चॉइस करनी पड़ती है और ये परवेसिव भी है, चाहे बिजनेस कैसा भी है, छोटा है बड़ा है, बिजनेस मेकिंग, नॉन बिजनेस मेकिंग, एवरीवेयर वी नीड प्लानिंग। तो प्लानिंग परवेसिव भी है, कॉन्टिन्यूस है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, इट इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स है, इट इज मेंटल एक्सरसाइज, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? वैसे तो हम इस चैप्टर को डिटेल में भी करेंगे, पर हम ब्रीफ में इस चैप्टर के अंदर भी कर रहे हैं कि डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं। तो पहला स्टेप क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेट करना। डेवलपिंग प्रमाइस मतलब अजम्पशंस डेवलप करना। उसके बाद हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं ऑल्टरनेटिव कोर्सेज कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव कोर्सेज हैं। फिर उन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को क्या करते हैं? हम उन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को इवेल्युएट करते हैं, फिर बेस्ट को सेलेक्ट करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं, फिर फॉलो अप। दैट इज व्हाट कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको हम बोलेंगे डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। अगला हमारा टॉपिक इसमें आ जाता है व्हाट आर द एडवांटेजेस। अब देखिए प्लानिंग की क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहला ये हमें सेंस ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है प्लानिंग। इससे क्योस नहीं होता, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता, कंट्रोलिंग के जो स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं, तो कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड सेट करने में भी प्लानिंग आपकी हेल्प करता है। इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, इससे अनसर्टेनिटी रिड्यूस होती है, हटती नहीं है, रिड्यूस होती है। तो ये इसके क्या हैं? फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। टॉक अबाउट लिमिटेशंस। अब देखिए लिमिटेशंस याद करना बहुत आसान है। एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है, कॉस्टली है, क्योंकि आपने जिससे प्लानिंग करानी है उसको पैसे भी देने हैं, पेमेंट भी करनी है, तो टाइम कंज्यूमिंग भी है, कॉस्टली भी है। एंड इट इज नॉट द गारंटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी को हटाता नहीं है, रिमूव नहीं करता, केवल रिड्यूस करता है और रिजिडिटी क्रिएट करता है। रिजिडिटी का मतलब है एक बार प्लान बन जाता है तो उसके अंदर बार बार चेंजेस आप नहीं कर सकते। क्लियर? यस। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग। अगला फंक्शन, पहला फंक्शन मैंने क्या बताया? प्लानिंग। दूसरा क्या है? ऑर्गेनाइजिंग।
तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग इज हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल्स। हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वर्क, एक्चुअली हम ये बोलते हैं कि हम प्लानिंग के बाद अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप का एक स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर इज व्हाट कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले हम प्लानिंग करने के बाद एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप का एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, फ्रेमवर्क रेडी करते हैं, और इस फ्रेमवर्क को ही हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन तो एक मशीन है, और उस मशीन को बनाने के प्रोसेस को हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग जब बात हम कर रहे हैं तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। अगर आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कोई बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब आप क्या करते हैं, पहले डिफरेंट एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको ग्रुप कर देते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क मतलब डिवाइड कर देना। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब ग्रुप करना मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाना। फिर उनको वर्क असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, और उनके बीच में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट करना। तो पहला क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, देन एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशन कि कौन सुपीरियर रहेगा, कौन सबऑर्डिनेट रहेगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, डेलीगेशन। तो जब हम किसी को वर्क असाइन करते हैं तो साथ में अथॉरिटी भी देते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वर्क भी अथॉरिटी हम उसको डेलीगेट भी करते हैं, तो दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमने एक मशीन रेडी कर दी है जिसके थ्रू हम अपने प्लान्स को अचीव करेंगे। इससे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बैलेंस क्रिएट करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। हम अपने एम्प्लॉइज का बेस्ट यूटिलाइजेशन, हम उनके अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन पॉसिबल कर सकते हैं, अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगला हमारा टॉपिक है स्टाफिंग। व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग मींस फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट कॉल्ड स्टाफिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका मैनेजमेंट का, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। और अल्टीमेटली जो मशीन है उनको ऑपरेट कौन करेगा? ह्यूमन बींग्स। जो डिसीजन लेंगे वो कौन लेगा? ह्यूमन बींग्स। तो अल्टीमेटली अगर जो ह्यूमन बींग हम अपॉइंट कर रहे हैं, इफ दे आर नॉट डेडिकेटेड, इफ दे आर नॉट हार्ड वर्किंग, इफ दे आर नॉट ऑनेस्ट, इफ दे आर नॉट लॉयल, देन द बिजनेस विल डेफिनेटली कोलैप्स। वो कोलैप्स कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि जो हमारे जो ह्यूमन बींग्स है, दे आर नॉट गुड। आपने करोड़ों रुपए की मशीनें खरीदी, पर आपने एम्प्लॉइज को सही तरीके से अपॉइंट नहीं करा, तो इट विल बी ए टोटल वेस्ट। तो जो हमारा जो ये स्टाफिंग है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसका स्टेप्स क्या है। पहले हम एस्टिमेट करेंगे मैन पावर रिक्वायरमेंट के कितने लोगों की जरूरत होगी। फिर रिक्रूट करेंगे। रिक्रूट करने का मतलब सर्चिंग फॉर ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। फिर उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट करेंगे। फिर उनको आप अपॉइंट करेंगे, उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, उनको डेवलप करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनके कंपनसेशन प्लान डेवलप करेंगे, उनके प्रमोशन प्लान डेवलप करेंगे। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड व्हाट स्टाफिंग। क्लियर? तो स्टाफिंग मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स एंड इट इज परवेसिव। बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, हर जगह वी नीड स्टाफिंग। नेक्स्ट इज, इससे हम रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर सकते हैं। अब इसकी इंपोर्टेंस क्या है? इसी के थ्रू हम कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज को डिस्कवर कर पाएंगे। इसी के थ्रू हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी। इसी के थ्रू एम्प्लॉइज का जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। अब अगर आपने सही तरीके से स्टाफिंग की है तो आपको पता है कि उनका जॉब प्रोफाइल क्या है। मतलब हर एम्प्लॉय को पता है मेरा जॉब प्रोफाइल क्या है, मुझे क्या करना है। क्लियर? आप एक ऐसा कंपनी में ज्वाइन करते हैं जहां आपको पता ही नहीं कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है। कभी भी कोई भी कुछ भी ऑर्डर देके चला जाता है, तो यू विल नॉट फील योर सेल्फ सेटिस्फाइड। मोर ओवर अगर आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किए जाते हैं जहां पर प्रॉपर प्रोसेस से आपको अपॉइंट किया गया है। पहले आपको एक एडवर्टाइजमेंट मिला, आपने अप्लाई करा, फिर उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस किया, आपको बुलाया, आपका रिटन टेस्ट हुआ, आपका IQ टेस्ट हुआ, आपका इंटरेस्ट टेस्ट हुआ, डेक्सटेरिटी टेस्ट हुआ, डिफरेंट टेस्ट का प्रोसेस हुआ, फिर आपको इंटरव्यू हुआ, इन डेप्थ इंटरव्यू हुआ, फिर आपको फर्दर मान लीजिए मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। तो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जब आपको अपॉइंट किया जाता है तो आपको क्लियरली मालूम है, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन कराया गया, आपको प्रॉपर सिस्टम से आपको एक डेजिग्नेशन दिया गया, आपको प्रॉपर प्रोसीजर के साथ फिर आपको आपकी सीट पे बिठाया गया कि आपकी ये सीट है, आपको यहाँ बैठना है, आपको सारे कंपनी के एम्प्लॉइज के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया,
और आपको रूल एंड रेगुलेशंस का पूरा कॉपी दिया गया और आपको पूरी डिग्निटी के साथ आपको आपकी पोस्ट तक लाया गया, तो यहां आपका मोरल अपने आप ही बूस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं अगला जो फंक्शन है वो है, मैंने अब तक डिस्कस किया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। नाउ वी आर डिस्कसिंग डायरेक्टिंग। व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इज इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इज व्हाट कॉल्ड डायरेक्टिंग। इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इज व्हाट कॉल्ड डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले बात फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स सबसे पहले, इट इनिशिएट्स एक्शन, इट इनिशिएट्स एक्शन, एक काम को स्टार्ट कराता है। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब भी डायरेक्शंस दी जाती हैं वो टॉप से बॉटम की तरफ दी जाती है। एंड इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, हर लेवल पे डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसके फंक्शंस हैं। और मोर ओवर कॉन्टिन्यूस भी है। कॉन्टिन्यूस क्यों है? जब तक बिजनेस चलेगा डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी। डजंट मीन कि आपको डायरेक्शन आज चाहिए कल नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता कभी भी। जब तक बिजनेस चलता रहेगा वी नीड डायरेक्शंस, तो ये कॉन्टिन्यूस है। और हर मैनेजर की जिम्मेदारी है, हर मैनेजर को डायरेक्शंस देना आना चाहिए। नेक्स्ट अगला आ जाता है इंपोर्टेंस क्या है। अगेन वही पॉइंट मैं बोल रहा हूं, इंपोर्टेंस ये है कि इट इनिशिएट्स एक्शन, ये काम को स्टार्ट कराता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस क्रिएट करता है, कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया उसको फिल करता है, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने में हेल्प करता है और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का बेस्ट यूज पॉसिबल कराता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है तो अगेन वी नीड डायरेक्शंस। अगर डायरेक्शंस प्रॉपर नहीं है तो इवन इफ यू वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगेन यू हैव टू गिव डायरेक्शंस। मान लीजिए एक स्कूल है और स्कूल के अंदर कोई चेंजेस वो लाना चाहते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, सर्कुलर भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं, और एक जो उनका पियोन होता है वो क्लास घूमता है उस सर्कुलर या नोटिस को लेके, वो भी तो क्या है, वो भी तो डायरेक्शन है। अल्टीमेटली वो डायरेक्शन है। और आपका स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके 4 एलिमेंट हैं। अगर हम डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वी हैव 4 एलिमेंट्स: सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। तो सबसे पहला है सुपरविजन। सुपर मीन्स बेस्ट, विजन मीन्स टू सी, बेस्ट व्यू। हम इसको और भी कह सकते हैं मॉनिटरिंग द रूटीन वर्क। मॉनिटरिंग द रूटीन वर्क इज व्हाट कॉल्ड सुपरविजन। अगला आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स पासिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड। दैट इज व्हाट कॉल्ड कम्युनिकेशन। मैं रिपीट कर देता हूं, communication is a process of passing information, ideas and feelings from one person to another and making them understand. That is what called. And what is motivation? Motivation is a process of exciting the employees towards the achievement of the common goals. That is what called motivation. लीडरशिप इसका 4th एलिमेंट है। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे जो मोटिवेशन है उसके हमारे जो डायरेक्टिंग है उसके 4 एलिमेंट्स हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। So what is leadership? Leadership is a process of influencing the behavior of the subordinates in such a manner so that they will do whatever leader want them to do. मतलब जो आपका लीडरशिप है वो क्या है? इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। इट इज ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द सबऑर्डिनेट्स इन सच ए मैनर सो दैट दे विल डू whatever leader want them to do. That is what called leadership. उसके बाद आ जाता है आपका कंट्रोलिंग। व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग आपका लास्ट फंक्शन है, फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन है, एंड इट इज कोर मैनेजमेंट फंक्शन। नहीं, एसेंस तो कोऑर्डिनेशन है। तो कंट्रोलिंग जो आपका लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, कंट्रोलिंग इट इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स। तो कोऑर्डिनेशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहला क्या है? सेटिंग स्टैंडर्ड्स, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस, एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस को मेजर करना। फिर कंपेयर करना एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ, टेकिंग डेविएशंस एंड एनालाइजिंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। पहला क्या मैंने बोला? सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस, फिर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड, टेकिंग डेविएशंस एंड एनालाइजिंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। दैट इज द स्टेप्स ऑफ द कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग की इंपोर्टेंस क्या है? कंट्रोलिंग अगर नहीं होगा, कहते हैं प्लानिंग इज यूजलेस विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। तो कहते हैं प्लानिंग बहुत अच्छी करी, कंट्रोलिंग अच्छी नहीं है तो रिजल्ट्स विल बी जीरो। क्लियर? तो कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों साथ साथ चलते हैं। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन। बट कहते हैं कि प्लानिंग लुकिंग बैक भी है और कंट्रोलिंग लुकिंग अहेड भी है, क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो कंट्रोलिंग लुकिंग अहेड भी है, और जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम पास्ट को देख के करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वर्क। What is coordination? It is a process of harmonizing. It is a process of synchronizing the activities. It is a process of harmonizing and synchronizing the activities is what called coordination.
एक्टिविटीज को हार्मोनाइज करना, सिंक्रोनाइज करना इज व्हाट कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हम बोलते हैं तालमेल। एक वर्ड होता है कॉपरेशन, कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग। तो कॉपरेशन कम्स फ्रॉम विद इन, मन से आता है, जबरदस्ती नहीं आता कॉपरेशन। बट कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिबरेट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन को बनाना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं बनता। तो कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम कहते हैं व्हाई इट इज कॉल्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज इट इज नीडेड विद प्लानिंग, इट इज नीडेड विद ऑर्गेनाइजिंग, विद स्टाफिंग, विद डायरेक्टिंग, विद कंट्रोलिंग। ये हर फंक्शन के साथ जरूरी है। आपने कहा सर कोई एग्जांपल देके बताइए। जैसे एक फादर ने अपने बेटा, बेटी और वाइफ को बोला खाना खाते वक्त, ब्रेकफास्ट करते वक्त टेबल पे, कि मेरी पैंट को 2 इंच छोटी कराना है, केवल 2 इंच छोटी कराना है पैंट को। वो बोल के चला गया, उसने कॉमन डायरेक्शन दी कि मेरी पैंट को 2 इंच छोटी कराना है। अब जब वो शाम को आया तो जो पैंट है वो बहुत छोटी हो गई थी, वो 6 इंच छोटी हो गई थी। इसका मतलब बेटे ने, बेटी ने और वाइफ ने, तीनों ने ही 2-2 इंच छोटा करा दिया, पर सबने अलग अलग टाइम पे कराया, पता ही नहीं चला। तो वहां कॉपरेशन था, सबने अपने बच्चों ने फादर की बात को माना, वाइफ ने अपने हस्बैंड की बात को माना और पैंट को छोटा कराया, सबने कॉपरेट करा। बट वहां कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं था। तालमेल बनाना पड़ता है। आपने कहा सर फिर उसको डायरेक्शन कैसे देनी चाहिए थी? उसको कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए था। उसको क्या करना चाहिए था? केवल एक पर्सन को डायरेक्शन देनी चाहिए थी, वाइफ को बोलना चाहिए था इट इज योर ड्यूटी एंड यू हैव 2 सबऑर्डिनेट्स विद यू, बेटा एंड बेटी। तो अब क्या होता, वाइफ पहले बेटा को इंस्ट्रक्शन देती, बेटा मना करता, बेटी को बोलती, वो भी मना करती, तो खुद जाके कराती, अल्टीमेटली काम एक ही बार होता। तो कॉपरेशन जो है वो अपने आप आता है, कोऑर्डिनेशन को बनाना पड़ता है। तो ये एसेंस क्यों है? एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन में। मान लीजिए एक आपका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, सब में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। अब आपने प्रोडक्शन वालों को ये बोल दिया कि आपने मार्केटिंग वालों को बोला कि 10,000 यूनिट सेल करनी है, 10,000 यूनिट्स को आप लोगों को सेल करना है 1 मंथ में। कितनी यूनिट्स बेचनी है? 10,000। और प्रोडक्शन वालों को टारगेट दिया 7,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। तो वहां कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है, कॉपरेशन है। वो मेहनत करने में लगे पड़े हैं कि हम कैसे 10,000 बेच दे। बेच कहां से दोगे? जब प्रोडक्शन ही 7,000 का होगा तो देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब जैसे मान लीजिए आपने एक डिपार्टमेंट के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट को एडवर्टाइजमेंट किया कि हमें इतने लोग चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। जब एड चली गई उसके बाद मार्केटिंग वाले भी आ रहे हैं, फाइनेंस वाले भी आ रहे हैं कि हमको भी 2-3 लोग चाहिए थे। तो जबकि आपको क्या करना चाहिए था? कोऑर्डिनेट करना चाहिए था सारे डिपार्टमेंट से, सबकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट एक साथ लेने के बाद ऐड निकालना चाहिए था। तो आपको ऐड एक ही बार निकालना पड़ता। अब आप प्रोडक्शन वालों के लिए अलग निकालोगे, मार्केटिंग वालों के लिए अलग और फाइनेंस वालों के लिए अलग। तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। अब जैसे स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं, तो स्कूल के अंदर अगर स्कूल छोटा है तो वहां पे जूनियर कोऑर्डिनेटर होगा, स्कूल थोड़ा बड़ा होगा तो वहां 2 कोऑर्डिनेटर होंगे, जूनियर कोऑर्डिनेटर एंड मिडिल स्कूल कोऑर्डिनेटर। और अगर स्कूल और बड़ा होगा तो वहां 3 कोऑर्डिनेटर होंगे, जूनियर कोऑर्डिनेटर भी होगा, मिडिल स्कूल कोऑर्डिनेटर भी होगा और सीनियर कोऑर्डिनेटर भी होगा। तो अल्टीमेटली वहां पे 3 कोऑर्डिनेटर्स होंगे। तो हमने क्या समझा कि जितना ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाएगा वहां पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज नॉट ए सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज नॉट ए सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये जो है ये हमारा एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, बिकॉज इट इज नीडेड विद प्लानिंग, इट इज नीडेड विद ऑर्गेनाइजिंग, विद स्टाफिंग, विद डायरेक्टिंग, विद कंट्रोलिंग। अब अगर हम बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेशन में और कोऑपरेशन में, तो एक तो सबसे पहले आप मीनिंग लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन और ऑर्डरली अरेंजमेंट है ऑफ ग्रुप एफर्ट्स का। क्या है ये? ग्रुप एफर्ट्स का ऑर्डरली अरेंजमेंट है। कौन? कोऑर्डिनेशन। और जो कोऑपरेशन है वो कलेक्टिव एफर्ट है, विलिंगली। कोऑर्डिनेशन को बनाना पड़ता है, इट इज ए डेलिबरेट फंक्शन, और जो कोऑपरेशन है इट कम्स फ्रॉम विद इन, इसको बनाना नहीं पड़ता, वॉलंटरी एक्शन है। फिर रिजल्ट की बात करें तो कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन एंड कोऑपरेशन इज यूजलेस विदाउट कोऑर्डिनेशन। तो फ्रूटलेस है विदाउट कोऑर्डिनेशन। तो क्या मैंने बोला? कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के बिना पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन, एंड कोऑपरेशन इज यूजलेस, इट इज फ्रूटलेस विदाउट कोऑर्डिनेशन। तो दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट है। पर अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन इज ए वाइडर टर्म, कोऑपरेशन इज ए नैरो टर्म। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। तो मैंने आप लोगों से इस चैप्टर में डिस्कस किया कि भी आपका डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैंने डिस्कस किया कोऑर्डिनेशन क्या है। तो होपफुली आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। आप लोगों का एग्जाम नजदीक है, आप लोगों को ये एग्जाम्स में काफी हेल्प करेगा। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ये मुझे मोटिवेट करे कि मैं और नए वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं, आप लोगों की हेल्प के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।